हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हम इससे पिछले वाले वीडियोस में पढ़ाया था कि इंटेलिजेंस क्या होता है। फिर इससे पिछले वाले वीडियो में पढ़ाया था कि बुद्धि के सिद्धांत कौन कौन से हैं। हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है, बुद्धि परीक्षण क्या होता है। तो आप लोग इसे एक बेहतरीन नोट्स के रूप में भी बना सकते हैं और आप लोग इसे ध्यान से सुने। तो बुद्धि परीक्षण, बुद्धि का मापन करने के लिए बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया है। मतलब बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया है। बुद्धि परीक्षण का आशय उन परीक्षणों से है जो बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंस क्वेश्चन, मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं आईक्यू के माध्यम से के रूप में केवल एक संख्या के माध्यम से व्यक्ति के सामान्य बौद्धिक एवं उसमें विद्यमान विभिन्न विशिष्ट योग्यताओं के संबंध को इंगित करता है। मतलब बुद्धि परीक्षण का निर्माण इसलिए किया गया कि कौन व्यक्ति कितना बुद्धिमान है वह जानने के लिए वैज्ञानिकों ने काफ़ी प्रयत्न किए हैं। बुद्धि को मापने के लिए मनोवैज्ञानिक ने मानसिक आयु, मेंटल एज एंड शारीरिक आयु, क्रोनोलॉजिकल एज कारक प्रस्तुत किए हैं और इनके आधार पर व्यक्ति की वास्तविक बुद्धि लब्धि ज्ञात की जाती है। बुद्धि लब्धि को प्राप्त करने के लिए बुद्धि परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। मतलब कि एक मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज को डिवाइड करने पे जो अंक होता है उससे ही बुद्धि परीक्षण किया जाता है। जैसे हम आगे देखते हैं तो मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। तो बुद्धि का मापन, प्राचीन काल में ज्ञान के आधार पर बुद्धि की परीक्षा की जाती थी। मतलब किस में कितना ज्ञान है तो इसके आधार पर प्राचीन काल में बुद्धि को मापा जाता था कि इसमें इतना ज्ञान है तो ये इतना तेज है, इसके पास इतना बुद्धि है। पर आज के समय में ऐसा नहीं होता है। वर्तमान काल में बुद्धि को एक स्वाभाविक तथा जन्मजात शक्ति मानकर उसकी परीक्षा की जाती है। 1879 में विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग नामक शहर में सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की, जिसकी प्रेरणा से एबिंगहॉस तथा पियर्सन आदि बुद्धि परीक्षण का कार्य प्रारंभ किया। 1905 में एल्फ्रेड बीने ने बुद्धि परीक्षणों के संबंध में सबसे पहला तथा ठोस कदम उठाते हुए बीने साइमन मानदंड बनाया। 1908 में इसमें संशोधन किया गया तथा 1916 में एल.एम. टर्मन ने स्टैनफोर्ड बीने साइमन बुद्धि परीक्षण बनाया, जिसमें बुद्धि लब्धि की अवधारणा रखी गई। मतलब कि 1879 में विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में एक प्रयोगशाला की स्थापना की, जिसकी प्रेरणा से एम्बिगस तथा पियर्सन आदि बुद्धि परीक्षण का कार्य प्रारंभ किए। मतलब कि 1879 के बाद ही बुद्धि परीक्षण के मापन के कार्य स्टार्ट किया गया। अब 1905 में एल्फ्रेड बीने ने बुद्धि परीक्षणों के संबंध में अपने पहला तथा ठोस कदम उठाते हुए बीने साइमन मानदंड बनाया। 1908 में इसमें संशोधन किया गया तथा 1916 में एल.एम. टर्मन ने स्टैनफोर्ड बीने साइमन बुद्धि परीक्षण बनाया। मतलब कि लास्ट में जाके 1916 में एल.एम. टर्मन नामक वैज्ञानिक ने स्टैनफोर्ड बीने साइमन बुद्धि परीक्षण बनाया, जिसमें बुद्धि लब्धि की अवधारणा रखी गई, इंटेलिजेंस क्वेश्चन की अवधारणा रखी गई। बुद्धि लब्धि अब होता क्या है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन क्या होता है। तो इंटेलिजेंस क्वेश्चन को हम शॉर्ट में आईक्यू बोल सकते हैं। ऐसा बुद्धि लब्धि या इंटेलिजेंस क्वेश्चन का संबंध बालक की मानसिक आयु से होता है। बुद्धि लब्धि का प्रयत्न टर्मन तथा स्टर ने दिया। बुद्धि लब्धि को मानसिक एज तथा वास्तविक एज के अनुपात से ज्ञात किया जाता है। बुद्धि लब्धि प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि परीक्षण से मानसिक आयु ज्ञात की जाती है तथा फिर उसमें व्यक्ति की वास्तविक आयु का भाग दे दिया जाता है तथा संख्या को पूर्ण बनाने के लिए इस अनुपात को 100 से गुणा कर दिया जाता है। जैसे कि किसी के बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि पहले उसकी मानसिक आयु को ज्ञात किया जाता है, फिर उसके शारीरिक आयु को ज्ञात किया जाता है, फिर दोनों को डिवाइड करके 100 से गुना कर दिया जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं बुद्धि लब्धि IQ इज इक्वल टू मानसिक आयु बाय वास्तविक आयु, मतलब मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100।
तो यहाँ आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये IQ का एक फार्मूला है MA/CA × 100। तो MA का मतलब मेंटल एज, CA का मतलब क्रोनोलॉजिकल एज, मतलब मेंटल एज मतलब मानसिक आयु, क्रोनोलॉजिकल एज मतलब वास्तविक आयु। तो दोनों को भाग देकर 100 से जो गुना करते हैं, फिर उसमें जितना अंक प्राप्त होता है उससे व्यक्ति की बुद्धि की संख्या का पता लगाया जाता है। उदाहरण के लिए किसी बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है और शारीरिक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो हम देखते हैं कि IQ इज इक्वल टू उसकी मानसिक आयु, मतलब मेंटल एज 12 वर्ष है तो ऊपर 12 लिखेंगे, और उसकी शारीरिक आयु क्रोनोलॉजिकल एज 10 वर्ष है, 10 वर्ष है, तो नीचे 10 लिखेंगे, फिर इंटू 10 कर देंगे, तो इससे आता है 120। तो यदि मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज के बराबर है तो हमारा IQ 100 होगा, और यदि हमारा मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज से कम होगा तो IQ 100 से कम होगा। तो यहाँ पे एक ग्राफ के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आप इस ग्राफ के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं कि बुद्धि लब्धि कैसे प्राप्त की जाती है। तो बुद्धि का मूल्यांकन हो गया। अब हम देखते हैं स्टैनफोर्ड बीने इंटेलिजेंस स्केल, मतलब स्टैनफोर्ड बीने का इंटेलिजेंस स्केल है। तो इसमें हम ग्राफ के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश किए। तो बुद्धि सीमा में हम देखते हैं 130 से अधिक हो तो इसे कहा जाएगा अति श्रेष्ठ बुद्धि। तो इसे हम ऊपर से ना देखते हुए नीचे से देखेंगे। तो नीचे से देखते हैं 25 से कम तो अति गंभीर मानसिक दुर्बलता, जिसका IQ लेवल 25 से कम हो तो वो बहुत कमज़ोर होता है, बहुत वीक होता है। स्टैनफोर्ड बीने इंटेलिजेंस स्केल के अनुसार हम देख रहे हैं। तो फिर अब उससे ऊपर थोड़ा देखते हैं तो 25 से 39 तक जिसका बुद्धि सीमा हो तो उसमें गंभीर मानसिक दुर्बलता, मतलब वो थोड़ा नीचे वाले से थोड़ा कम कमज़ोर है, लेकिन ये भी बहुत कमज़ोर है। फिर हम देखते हैं 40 से 54, तो इसमें मध्य वर्ग की मानसिक दुर्बलता, मतलब कि इसमें मतलब थोड़ा कमज़ोर है, मतलब ये कमज़ोरी में आ जाएगा। अब 55 से 70 के तक में बुद्धि सीमा में देखते हैं तो हम पाते हैं कि साधारण मानसिक दुर्बलता, मतलब ये नॉर्मल में है, ना ही कमज़ोर है ना ही तेज़ है। फिर 71 से 89 में देखते हैं 79 में देखते हैं तो सीमावर्ती बौद्धिक क्षमता। फिर 80 से 89 में देखते हैं निम्न औसत बुद्धि, मतलब लो एवरेज, मतलब कि ये एवरेज लो एवरेज में आता है, लो एवरेज में। फिर 90 से 109 में देखते हैं तो औसत बुद्धि, मतलब ये एवरेज में आ जाता है, ये व्यक्ति एवरेज में आता है। फिर हम बुद्धि सीमा 110 से 119 में देखते हैं तो उच्च औसत बुद्धि, मतलब ये हाई एवरेज में आता है, ये तेज़ में आता है। उसके बाद हम बुद्धि सीमा 120 से 129 में देखते हैं तो ये सुपीरियर आता है, मतलब ये बहुत तेज़ श्रेष्ठ बुद्धि आता है। और फिर लास्ट में हम देखते हैं सबसे ऊपर बुद्धि सीमा 130 से अधिक हो जिसका IQ लेवल, तो वो अति श्रेष्ठ बुद्धि आता है, मतलब वो जीनियस कहा जाता है, गिफ्टेड और वेरी एडवांस्ड। मतलब जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं 130 से अधिक के एग्जाम्पल में आ जाएंगे अल्बर्ट आइंस्टीन, उनका IQ लेवल बहुत ज़्यादा था, तो वो गिफ्टेड और वेरी एडवांस्ड, मतलब वो जीनियस माने जाते थे। अब हम देखते हैं बुद्धि परीक्षण की शिक्षा में क्या भूमिका है। यूज़ ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट इन एजुकेशन, मतलब कि बुद्धि परीक्षण से हमारे शिक्षा में क्या फ़ायदे हो रहे हैं, क्या इसका उपयोग है शिक्षा में। तो हम देखते हैं कि पहला, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी हेतु, मतलब कि हम बुद्धि परीक्षण के द्वारा सभी बालकों की क्षमता को जान सकते हैं कि कौन कितना तेज़ है, किसमें कितना बुद्धि है। तो इसकी जानकारी हमें बुद्धि परीक्षण से ही मिल सकती है। दूसरा, मंद बुद्धि बालकों की जानकारी हेतु बुद्धि परीक्षण से ही हम कमज़ोर बालक को पहचानते हैं और उनके लिए अलग से पढ़ाने की व्यवस्था करते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं। तीसरा, बालकों के वर्गीकरण हेतु, बालकों को चुनने हेतु बुद्धि परीक्षण का उपयोग होता है। चौथा, शैक्षिक मार्गदर्शन हेतु बुद्धि परीक्षण से ही हम आगे की पढ़ाई का मार्गदर्शन कर सकते हैं, शैक्षिक मार्गदर्शन कर सकते हैं। पांचवा, व्यावसायिक मार्गदर्शन हेतु बुद्धि परीक्षण से ही हम किसी व्यक्ति को, किसी बालक को हम जान सकते हैं उस आगे क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो हम बुद्धि परीक्षण करने के बाद ही बता सकते हैं कि ये बालक आगे जाके किस क्षेत्र में काम कर सकता है, अच्छा कर सकता है। छठा, व्यक्तित्व की जानकारी हेतु, मतलब हम बुद्धि परीक्षण से ही किसी के व्यक्तित्व को जान सकते हैं, किसी की पर्सनालिटी को समझ सकते हैं। फिर सातवां है प्रतिभाशाली बालकों की पहचान हेतु, बुद्धि परीक्षण से ही हम जीनियस बालकों को, एवरेज बालकों को, लो एवरेज बालकों को पहचान सकते हैं, कमज़ोर बालकों को, तेज़ बालकों को हम बुद्धि परीक्षण से ही पहचान सकते हैं।
फिर 8वां देखते हैं अधिगम क्रिया के मार्गदर्शन के लिए, मतलब कि बुद्धि परीक्षण के द्वारा ही हम जानते हैं कि किस बच्चे में क्या कमी है, तो उसमें फिर वो चीज़ की सुधार करते हैं। फिर 9वां देखते हैं बालकों के व्यवहार संबंधी समस्याओं के समाधान में बुद्धि परीक्षण उपयोगी है। मतलब कि बालकों के व्यवहार संबंधी समस्या, मतलब कि हम बुद्धि परीक्षण से ही जान सकते हैं कि किसके व्यवहार में क्या कमी है, क्या सुधार करना है। अब हम 10वां देखते हैं छात्रों को छात्रवृत्ति देने आदि में बुद्धि को आधार बनाया जा सकता है। 11वां देखते हैं बुद्धि परीक्षाओं का प्रयोग शोध कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। 12वां देखते हैं असामान्य बालकों का व्यक्तित्व अध्ययन करते समय बुद्धि परीक्षण उपयोगी सिद्ध होते हैं। 12वां के बाद 13वां देखते हैं मूल्यांकन की वैधता की जांच करने के लिए भी बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। 14वां देखते हैं विद्यालय में प्रवेश के समय तथा विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश हेतु भी बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किया जा सकता है। यदि मान लेते हैं कोई विद्यार्थी को स्कूल में एडमिशन लेना है, तो टीचर उसका बुद्धि परीक्षण इंटेलिजेंस टेस्ट करता है कि ये किस क्लास में जाने के लायक है, तो फिर उसका टेस्ट के बाद ही पता चलता है कि इसे किस क्लास में रखा जाए। और फिर अगर कोई बच्चा 5 क्लास में है और उसके लिए बुद्धि परीक्षण किया जाता है ताकि वो 6 क्लास में जा सके, जाने लायक है या नहीं। तो बुद्धि परीक्षण का बहुत सारे यूजेस हैं स्कूल में, हर एक एरियाज़ में। फिर हम 15वां देखते हैं विद्यालयी शैक्षिक गतिविधियों के लिए छात्रों का चयन करते समय बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किया जा सकता है। अतः कहा जाता है कि संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया का आधार बुद्धि है। इसी कारण बुद्धि परीक्षणों का अधिगम में महती भूमिका है। मतलब कि बुद्धि परीक्षण से ही संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया पूरी हो सकती है। तो इसलिए बुद्धि का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अधिगम क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बुद्धि का इम्पोर्टेंस है, बुद्धि परीक्षण का इम्पोर्टेंस है। तो हम समझ गए कि बुद्धि परीक्षण का क्या उपयोग है। बुद्धि परीक्षणों का उपयोग यूज ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट बुद्धि परीक्षणों का उपयोग जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में होता है। जैसे कि इसे हम पॉइंट वाइज देखते हैं, तो पहला मानसिक योग्यता को ज्ञात करने हेतु टू डिटरमाइन मेंटल एबिलिटी। बुद्धि परीक्षणों के आधार पर हम किसी भी व्यक्ति बालक की मानसिक योग्यता ज्ञात कर सकते हैं तथा उनकी मानसिक योग्यता के आधार पर उसको कार्य सौंपा जा सकता है। जैसा कि हमने पिछले पढ़ा था कि बुद्धि परीक्षण के द्वारा ही हम किसी व्यक्ति को जान सकते हैं कि वो किस कार्य के लिए सक्षम है और हम उसे वही कार्य करने के लिए दे सकते हैं। अब दूसरा देखते हैं कक्षा में प्रवेश हेतु यूज फॉर क्लास एडमिशन। तो विद्यार्थियों के प्रवेश के समय विद्यालयों में बालकों का बुद्धि परीक्षण किया जाता है तथा बुद्धि लब्धि प्राप्त कर उनके स्तर के अनुरूप उचित कक्षा में उनको प्रवेश दिया जाता है, जिससे कि वे अपने बुद्धि स्तर के पाठ्यक्रमों का सुचारू रूप से अध्ययन कर सकें। तीसरा देखते हैं शिक्षा क्षेत्र इन एजुकेशन फील्ड। बुद्धि परीक्षणों का व्यापक उपयोग शिक्षा जगत में होता है। बालक के प्रवेश, उसका विषय निर्धारण करने, पाठ्यक्रमों एवं विषयों का चयन करने, प्रतिभाशाली एवं बुद्धि दौर्बल्य छात्रों का पता लगाने, अपराधी प्रवृत्ति वाले बालकों का पता लगाने आदि में बुद्धि परीक्षणों का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके अतिरिक्त छात्रों की बौद्धिक क्षमताओं का पता लगाने तथा उनमें व्यक्ति को समझने में बुद्धि परीक्षणों का महत्वपूर्ण उपयोग है। चौथा देखते हैं व्यक्तिक विभिन्नता का अध्ययन करने में इन द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तियों में व्यक्तिक विभिन्नता का सही ज्ञान व्यक्ति के मानसिक गुणों एवं बुद्धि लब्धि के आधार पर ही संभव है। बुद्धि लब्धि एवं मानसिक योग्यताएं बुद्धि परीक्षणों से ही ज्ञात की जा सकती है। अब पांचवा देखते हैं व्यावसायिक उपयोग कॉमर्शियल यूज़। बुद्धि परीक्षणों का सबसे अधिक यूज़ शिक्षा जगत में होता है, परंतु व्यावसायिक क्षेत्र में भी इसका यूज़ कम नहीं है। व्यवसाय के अनुरूप व्यक्ति की योग्यताओं एवं क्षमताओं को ज्ञात करने में, अधिकारियों एवं कर्मचारियों का चयन करने में इन परीक्षणों का बहुत उपयोग होता है। अधिकतर इंटेलिजेंस टेस्ट विद्यालयों में ही किया जाता है, अधिगम कार्य के लिए ही किया जाता है, लेकिन व्यावसायिक क्षेत्र में भी इसका बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। जैसे कि कर्मचारियों का कैसे सिलेक्शन हो, किस टाइप के कर्मचारी को रखें, उसका इंटेलिजेंस टेस्ट होगा तभी हम रखेंगे, तभी मेरा बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है। इनके अतिरिक्त कर्मचारियों का उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत करने तथा कर्मचारियों में आपसी उचित संबंध बनाए रखने में इन परीक्षणों का बहुत यूज़ होता है। अब छठा देखते हैं निदान एवं चिकित्सा में उपयोगी यूजफुल इन डायग्नोसिस एंड थेरेपी।
बुद्धि परीक्षणों का यूज चिकित्सा क्षेत्र में भी होता है। असामान्य बालकों एवं मंदबुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि ज्ञात करने तथा उनके असामान्य व्यवहार के निदान में ये परीक्षण उपयोगी होती है। मतलब कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है इंटेलिजेंस टेस्ट। अब हम देखते हैं सातवां, सेना में उपयोग, यूज इन द मिलिट्री। सेना में कर्मचारियों एवं अधिकारियों के चयन में ये परीक्षण बहुत उपयोगी हैं। मतलब कि सेना के क्षेत्र में भी ये इंटेलिजेंस टेस्ट बहुत उपयोगी होते हैं। किसी भी सेना को भर्ती करने से पहले उसका इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जाता है। पूर्व में फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड सेकेंड वर्ल्ड वार में बुद्धि परीक्षणों का उपयोग व्यापक रूप में हुआ था। मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम में सैनिकों को इंटेलिजेंस टेस्ट देना पड़ा था ताकि फिर उन्हें अच्छे सैनिकों को रखा जाए और ये वार सक्सेसफुल हो सके। वर्तमान में भी इन परीक्षणों का उपयोग सेना के विभिन्न विभागों में कर्मचारियों के चयन के लिए होता है। अब सातवां देखते हैं, अनुसंधानिक उपयोग, इन रिसर्च यूज। बुद्धि परीक्षणों का उपयोग अनुसंधानिक कार्यों में बहुत महत्वपूर्ण होता है। व्यवहारिक उपयोग, नौवां देखते हैं, प्रैक्टिकल यूज, व्यवहारिक उपयोग। व्यक्ति के दिन प्रतिदिन की व्यवहारिक समस्याओं के निदान तथा उसकी मानसिक योग्यता के अध्ययन में भी बुद्धि परीक्षणों का उपयोग महत्वपूर्ण है। अब 10वां देखते हैं, कर्मचारी चयन में, इन एम्प्लॉय सिलेक्शन। बुद्धि के आधार पर कर्मचारियों का विभिन्न पदों पर चयन किया जाता है। हमने इसमें पढ़ा कि बुद्धि परीक्षण क्या है, बुद्धि लब्धि क्या है, बुद्धि परीक्षण का शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपयोग है, फिर बुद्धि परीक्षण का अन्य क्षेत्र में क्या उपयोग है। तो हमें आशा है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आपको BA BEd से रिलेटेड कोई भी नोट्स में प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपके लिए एक अच्छे नोट्स प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।